तो फेजर डायग्राम हम बनाना सीख चुके हैं। अब हमें देखना है कि मान लो अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं कंडीशन बता दूं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट एसएचएम है विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा। दोनों का सेम एम्पलीट्यूड और ओमेगा है, यानी दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है जिसपे कि एसएचएम हो रहा है, ये एक नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, ये एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है। 2 ऑब्जेक्ट्स दी जाएंगी हमें, ठीक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट दी गई है P, जो कि राइट की तरफ मूव कर रही है इस समय पर, और एक ऑब्जेक्ट दी गई है Q, जो कि मूव कर रही है राइट की तरफ, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, ये है मान लो a/2, और ये मैं ले लेता हूं, इसे ले लेते हैं, चलो इसे भी ले लेते हैं a/2। मान लो ऐसी सिचुएशन है। इससे पहले हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, हमने ये क्वेश्चन किया है कि किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली आप फेजर बनाते थे, कितना एंगल कवर किया वो कैलकुलेट करते थे, और उसे ओमेगा से डिवाइड कर देते थे, वहां से हमें टाइम मिल जाता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। अब यहाँ एक्चुअली है क्या, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे अगर ये t=0 की सिचुएशन है। तो क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? थोड़ा हाँ ना बोलते रहो तो पता लगे, ठीक है। चलो, तो इसे करने का तरीका क्या है, आप तुरंत इसका फेजर बना लो, ठीक है ना। मैं इसका फेजर डायग्राम बना दूंगा। फेजर बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल बना दिया। अब क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में एसएचएम कर रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एक ही सर्कल के ऊपर घूम भी रहे हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया -a। फिर आप क्या करोगे, आप दोनों पॉइंट्स की पोजीशन ड्रॉ कर लोगे फेजर के ऊपर। तो पॉइंट P अगर मैं देखूं तो वो कुछ यहाँ लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस a/2, तो या तो वो यहाँ हो सकता है या वो यहाँ हो सकता है। 2 पोजीशन होती थी, चूज करने का तरीका क्या है, वेलोसिटी दी गई है राइट में, यानी कि P पॉइंट राइट में मूव कर रहा है, तो उसकी शेडो अगर राइट में मूव करानी है तो उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ऊपर। समझ आई बात? कभी भी आपको पता करना हो कि अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रही है तो ऊपर बना दो, लेफ्ट में जा रही है तो नीचे वाली पोजीशन होती है, जनरली ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूं, है ना। मुझे ये एंगल चाहिए, कितना एंगल यहां से बन रहा होगा। तो आप देख सकते हो ये पूरी लेंथ a है, ये लेंथ a/2 है, तो ये एंगल अगर मैं थीटा बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि a cos थीटा ये होना चाहिए a/2, या थीटा आपको मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं Q की पोजीशन पता कर लूंगा। Q या तो ऊपर हो सकता था या तो नीचे हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास a/2 है। Q राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो राइट यानी ऊपर वाली पोजीशन, तो ये पोजीशन हो गई Q की, ठीक है ना। सिमिलर है, एकदम आइडेंटिकल है, तो ये एंगल भी उसी हिसाब से आ जाएगा क्या, 60 डिग्री। अब क्योंकि दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, तो क्या ये सर्कल पे एक दूसरे को कभी पकड़ पाएंगे? क्या ये सर्कल पे एक दूसरे को पकड़ पाएंगे क्या? अगर दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो ये सर्कल पे एक दूसरे को कभी नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनका ओमेगा सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बिटवीन P एंड Q ऑन सर्कुलर पाथ विल रिमेन कांस्टेंट। सर्कुलर पाथ पे P और Q का जो एंगल है वो हमेशा क्या रहने वाला है भाई, कांस्टेंट ही रहने वाला है। जो कि इस केस में हमें क्या मिल गया है, मैं अगर उस एंगल को अल्फा बोल देता हूं, तो ये 30 और ये 30, यानी दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये तो हमेशा 60 डिग्री ही रहेगा। अच्छा, पर इनकी शैडो तो एक दूसरे के पास आ सकती हैं, क्योंकि इसकी PQ की शैडो इस समय यहाँ है जो इधर जा रही है, और P की शैडो इस समय यहाँ है जो इधर जा रही है। क्या कंडीशन होगी कि दोनों की शैडो एक ही पॉइंट पे बन जाए? हमें तो शैडो से ही मतलब है,
तो शैडो जब एक ही पॉइंट पे बनेगी तब हम समझ जाएंगे कि इनमें क्या हो गया है, कोलिजन हो गया है, या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। क्या कंडीशन हो सकती है सेम पॉइंट पे शैडो बनाने के लिए? तो सीधा सीधा सा याद रखो, पार्टिकल्स क्रॉस ईच अदर, पार्टिकल्स ऑन एक्स एक्सिस, शैडो की मैं बात कर रहा हूं, क्रॉस ईच अदर when they lie on same vertical line, when they lie on same vertical line, इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो अब आप इस पूरे डायग्राम को क्या करो, रोटेट कर दो इस हिसाब से कि दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करें। तो अगर ये घूमेंगे तो सबसे पहली बार ये सेम वर्टिकल लाइन पे कैसे आ सकते हैं? ऑब्वियसली क्यू घूम के यहां आ जाए और पी घूम के कुछ यहां आ जाए, मूव तो ये इसी तरह से कर रहे हैं। तो इस समय ये क्या कर रहे हैं, सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। बीच का इनका एंगल फिक्स है 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये हमेशा आधा होगा जो भी बीच का एंगल है उसका। तो ये मिल गया मुझे 30 और ये मिल गया मुझे 30। ये आपका फाइनल फेजर है जब उन्होंने मीट किया है, और ये आपका इनिशियल फेजर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब बस आप क्या करो, किसी भी एक पार्टिकल का कैलकुलेट एंगल कवर्ड बाय एनी वन पार्टिकल, एंगल कवर्ड बाय एनी वन पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल का एंगल कवर्ड देख लो। जैसे मैं यहां देख लेता हूं P का, तो P पहले वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री पीछे था और P अब वर्टिकल लाइन से 60 डिग्री आगे है कि नहीं है? तो थीटा कवर्ड बाय P क्या है, वो आपको मिल जाएगा भाई कितना, 90 डिग्री। यानी P अपनी इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री आगे बढ़ चुका है। आप Q के लिए भी करोगे तो सेम ही आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। बस काम खत्म हो गया। हमें पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी मैं कह सकता हूं ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, टाइम टू क्रॉस ईच अदर टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना भी एंगल कवर किया गया है बाय ओमेगा। टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय टी। क्या मिल गया आपको, टी बाय 4। इस समय से टी बाय 4 टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो क्वेश्चन कर लो एक इसके ऊपर, ताकि फिक्स हो जाए समझ आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन दे रहा हूं मैं। एक पॉइंट है हमारे पास P जो कि मूव कर रहा है लेफ्ट में, और एक पार्टिकल है आपके पास Q जो कि मूव कर रहा है, मैं कह देता हूं राइट में। ठीक है ना, ये डिस्टेंस है आपकी मान लो a/2 और ये डिस्टेंस है आपकी a/2। ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, t है टाइम पीरियड। आपको बताना है टाइम व्हेन दे मीट। अच्छा एक और चीज पहले देख लो, एक चीज, अगर मैं पोजीशन जहां वो मीट करते हैं वो भी पूछ लेता तो, अगर मैं पोजीशन पूछ लेता तो, क्या आप पोजीशन देख पा रहे हो जहां वो मीट कर रहे हैं? क्या आप एक्स बता सकते थे? हाँ, a cos 30 डिग्री। अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? a√3/2 आ जाता कि नहीं आ जाता? बस इस डायग्राम से यही पोजीशन ही तो निकालनी है जहां वो मीट कर रहे हैं। आसान सी चीज है, चलो कर लो। पहला ये बता दो टाइम वेयर दे मीट, दूसरा बता दो पोजीशन वेयर दे मीट। चलो देखो, तो P ऊपर या नीचे हो सकता है। P कहाँ जा रहा है भाई, लेफ्ट में जा रहा है। तो लेफ्ट में जाने के लिए नीचे वाली पोजीशन, ये हमें रट लेना है। ये पोजीशन है P की, और ये डिस्टेंस हमें दिया गया है a/2। तो अगेन ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। सिमिलरली Q ऊपर हो सकता है, नीचे Q जा रहा है राइट में। क्योंकि Q जा रहा है राइट में तो Q की पोजीशन होगी ऊपर।
और ये है Q की पोजीशन। अच्छा, ये एंगल फिर से है 60 डिग्री। तो अगर आप देखो तो P और Q स्ट्रेट लाइन पे आने लग गए हैं। या मैं बोलूं कि इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन P एंड Q, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्री। इन दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर हैं। बात समझ आ रही है? अब ये इसी तरह से घूम रहा है जैसे सेंस में मैंने ड्रॉ किया है। तो फाइनली कब ये सेम वर्टिकल लाइन पे आ सकते हैं? अगर ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर हैं तो किस समय पे ये सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर सकते हैं? आप देखो अगर, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो इस पोजीशन पे आ जाए, कुछ इस तरह से। Q पहुंच गया हो यहां और इधर मूव कर रहा हो, और P पहुंच गया हो यहां और वो इधर मूव कर रहा हो। बात समझ आई क्या? बस अब आपको क्या देखना है कि भाई इनिशियल पोजीशन से कितना कोई मूव किया। तो मैं P को देख लेता हूं। P की इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसे थी, P डैश से मैं रिप्रेजेंट कर दूं पुरानी पोजीशन। तो ये एंगल था 60 डिग्री। तो P ने कितना एंगल कवर किया आपको ये देखना है। P ने 60 प्लस 90 यानी कि 150 डिग्री का एंगल कवर किया है। समझ आई क्या बात? 150 डिग्री यानी कि 5π/6 रेडियन उसने कवर किया है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? 5π/6 इंटू 2π/t, ये मिलेगा आपको 5t/12। यानी 5t/12 टाइम के बाद वो मीट करेंगे। और कहां मीट कर रहे हैं? तो एट मीन पोजीशन। आसान है, कुछ खास बात नहीं है मेरे हिसाब से, समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो बोलो। तो ऐसे ही दूसरी चीज होती है टाइम व्हेन सेपरेशन इज मैक्सिमम। ऐसा ही क्वेश्चन मैं दूं, पर इस समय सेपरेशन मिनिमम पूछी थी बेसिकली मैंने। मीट करने का टाइम क्या हो गया? सेपरेशन दोनों के बीच की 0। उसी की जगह क्या पूछा जा सकता है? अब पूछा जा सकता है कि ये सिचुएशन है, ये है A, ये है -A, ये है O। मेरे पास एक पॉइंट है P जो राइट की तरफ जा रहा है, मेरे पास एक पॉइंट है Q जो खुद राइट की तरफ जा रहा है, और ये डिस्टेंस ले लेता हूं मैं a/2, और ये डिस्टेंस भी मैं ले लेता हूं a/2। ये t = 0 की सिचुएशन है। आपको बताना है टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो प्रीवियस केस में हम टाइम बता रहे थे जब वो मीट करें। अब हम चाहते हैं इनके बीच की मैक्सिमम दूरी जब होगी तो वो टाइम क्या होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? टाइम फॉर सेपरेशन इज मैक्सिमम इज व्हेन, क्या होना चाहिए? इज व्हेन बोथ lie on same horizontal line, same horizontal line। जैसे सबसे पास होने के लिए दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे तो उनकी शैडो सबसे पास पास बनेगी, यानी एक ही पॉइंट पे बनेगी। सिमिलरली जब दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे, जैसे मैं इनिशियल पोजीशन ड्रॉ कर देता हूं फटाफट। तो P की इनिशियल पोजीशन ये आ गई, P, ये एंगल आ गया फिर से 60 डिग्री, और Q की पोजीशन ये आ गई, Q, ये एंगल भी आ गया 60 डिग्री। तो उनके बीच का एंगल तो हमें समझ आ गया 90 डिग्री ही रहने वाला है कि नहीं? अब ये घूमना शुरू करेंगे, तो जब ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे उस समय पर इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये अभी ही सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा डायग्राम में? दोनों अभी से ही सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, तो इनकी शैडो के बीच की दूरी अभी ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये चीज अब कब होगी। ठीक है, तो अगर ये इसी तरह से घूमते रहें तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे कब आ सकते हैं? फाइनली ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे तब आ सकते हैं जब ये पूरी चीज रोटेट होके कुछ ऐसी हो जाए। Q पहुंच जाए यहां इधर जाता हुआ,
और P पहुंच जाए यहाँ इधर जाता हुआ, बीच का एंगल तो 90 डिग्री ही रहने वाला है। बात समझ आई क्या? तो अब बस किसी भी एक को देख लो, P की इनिशियल पोजीशन देख लेता हूं मैं, P डैश। तो ये एंगल मुझे पता था 30 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है ना, और ये एंगल है भाई कितना, 90 डिग्री। बात समझ आई? तो अब आप देख सकते हो एंगल कवर्ड बाय P क्या है, एंगल कवर्ड बाय P, तो P का कवर किया गया एंगल हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, यानी कि 165 डिग्री। बात समझ आई? तो टाइम जब ये मीट करेंगे वो सिंपली अल्फा बाय ओमेगा, यानी मैं कह सकता हूँ 165 डिग्री इंटू पाई बाय 180, रेडियन में बदलने के लिए अपॉन ओमेगा 2 पाई बाय टी, ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखना, अगर आपसे मिनिमम सेपरेशन पूछी जाए या ये टाइम पूछा जाए जब वो एक दूसरे से मीट करेंगे तो सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं, ये पूछा जाए जब उनके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी तो उन्हें सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करना चाहिए। बात समझ आई क्या? कोई डाउट? बोलो। अरे हाँ ना बोल दिया करो यार, कितनी बार बोल रहा हूं मैं, बड़े सुस्त लोग हो। ये लो, माइनस ए ओरिजिन, पी क्यू, ठीक है, ये मैं बोल देता हूं कितना, √3a/2, और ये मैं बोल देता हूं a/2। ये t इजिकल टू 0 की सिचुएशन है। क्वेश्चन है टाइम व्हेन सेपरेशन इज मैक्सिमम। अब कुछ लोगों ने डाउट, ठीक है, तो पहले मैं इनिशियल बना देता हूं। P के लिए राइट की तरफ, Q भी राइट की तरफ, तो दोनों की पोजीशन यही आने वाली है, P और ये Q, ठीक है ना। ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस √3a/2 है। तो अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये एंगल आपको मिलेगा 60 डिग्री और ये एंगल आपको मिलेगा 30 डिग्री, यानी कुछ स्लैंट सिचुएशन ऐसी वाली है। समझ आ रही ना बात? तो अब ये यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं आ सकते, ये दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिर्फ कब आ सकते हैं, जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, Q कुछ पहुंच जाए यहाँ और P कुछ पहुंच जाए यहाँ, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई कर जाए। अच्छा, इनके बीच का एंगल क्या है, तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, यानी कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। समझ आ रही है बात? तो ये एंगल भी हमें दिख गया कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल आपको मिल गया 45 डिग्री। बस P की इनिशियल पोजीशन देखनी है, ये था 30, ये है 90 और ये है 45। तो एंगल कवर्ड बाय P, एंगल कवर्ड बाय P वो आपको मिल जाएगा 30 प्लस 90 प्लस 45, यानी कि कितना, 165 डिग्री। बात समझ आई? कितना मिल गया हमें, 165 डिग्री। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में ये गड़बड़ हुई थी, बीच का एंगल 60 डिग्री था, किसी ने बताया नहीं। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अच्छा, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो यहाँ आता हमारे पास 30 प्लस 90 प्लस 30, यानी 150 डिग्री। हाँ, तो ये हो जाना चाहिए था 150 डिग्री पाई बाय 180। मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। अब आया हमारे पास 165 डिग्री। तो टाइम आप बता सकते हो, 165 इंटू पाई बाय 180 इंटू t/2 पाई। ये मुझे लग रहा है 33 t/72, जैसा कि आंसर बताया गया है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा, वहां मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी बस, बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये जो थी, ये थी सारी राम कथा फेजर की। तो फेजर से रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? फेजर से रिलेटेड आपसे बोला जाता है कि भाई पार्टिकल की इक्वेशन बताओ, ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज फेजर से पूछी जा सकती है, पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेगा, ये बताओ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, दो पार्टिकल सेम लाइन पे ऑसिलेशन कर रहे हैं, कब वो मीट करेंगे वो टाइम बताओ। चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है, दो पार्टिकल सेम लाइन पे एसएचएम कर रहे हैं, किस समय पे उनके बीच की सेपरेशन मैक्सिमम होगी, ये बताओ। तो क्या आपको फेजर क्लियर है? देखो, जिसको फील आ जाएगी उसको आ गई होगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसे सर्कल पे किस तरह से ड्रॉ किया जाए, अगर एक बार हम ये समझ गए तो फिर तो वो सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है ना? खैर आगे चल लेते हैं। तो आगे आ जाता है भाई हमारा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो दो तरह की एनर्जी जिनकी हम बात करते हैं वो कौन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैं मान लेता हूं इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा टी। समझ आई बात? ठीक है ना? अच्छा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी dx बाई dt, यानी कि a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो पार्टिकल का मास अगर m है, पार्टिकल का मास अगर m है तो काइनेटिक एनर्जी मैं बता सकता हूं k से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो होगी भाई हाफ m v स्क्वायर, यानी कि हाफ m v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मैंने सिर्फ क्या किया है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सप्रेशन लिखना हो, पर जनरली हमारे काम क्या आएगा? आपको ये पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाय एम। याद है सभी को? यहाँ पे के क्या है? के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग कांस्टेंट। रीस्टोरिंग कांस्टेंट बेसिकली एफ बराबर माइनस के एक्स जो होता है फॉर्मूला, उसके अंदर वाला के है ये, और एम है पार्टिकल का मास। तो एनर्जी समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूं। अगर एक स्प्रिंग है जिसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो आप यहां से समझ सकते हो कि अगर मैं इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं x से, तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यानी अपनी पोजीशन पे वापस लाने के लिए जो फोर्स लगेगा, वो स्प्रिंग लगाएगी। और स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? वो होगा kx। इसे अगर मैं इक्वल कर दूं kx के, क्योंकि आप रीस्टोरिंग फोर्स इसी तरह से निकालते हो, इस वाले kx की इक्वल किया है मैंने, तो हमें मिल जाता है कि स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए रीस्टोरिंग कांस्टेंट ही बन जाता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। बात समझ आती है कि नहीं? बस मैंने क्या किया, एक ब्लॉक स्प्रिंग से लगा हुआ था, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया kx, और हमें पता था एसएचएम के लिए फोर्स होना चाहिए kx, दोनों को इक्वेट किया, तो बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ गया है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की हाफ m v स्क्वायर। होती है कि नहीं? हाफ m v स्क्वायर, किसी भी पार्टिकल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो वो हमें मिलने वाली है हाफ m v स्क्वायर। यहां हमें एक चीज पता है कि स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि नहीं? स्प्रिंग के अंदर भी क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। तो अब हम यही देख लेते हैं यहां पर कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन,
तो वेलोसिटी x के टर्म्स में क्या आई थी? वेलोसिटी जो x के टर्म्स में आती है वो आती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे उठा के मैं यहां रख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिलती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ये आपके पास फंक्शन आ जाता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी पार्टिकल के SHM के लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM। कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब x की वैल्यू क्या होगी? 0। देख लो आप एक्सप्रेशन से ही। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कब होगी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? एट मीन पोजीशन। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। यानी पार्टिकल जब SHM करता है और वो मीन पोजीशन पे होता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और उसकी स्पीड भी क्या होती है उस समय पे? मैक्सिमम होती है। बात समझ आई? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है? तो आप देख रहे हो x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो जो कि a होती है, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आपको क्या मिल जाएगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है? एट एक्सट्रीम। और ऑब्वियसली उसे एक्सट्रीम बोला जा रहा है, यानी कोने पे जाके पार्टिकल तो रुकने ही वाला है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करूं पोजीशन के साथ, तो आप देख सकते हो ये काइनेटिक एनर्जी अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये आपका x है, ये मीन पोजीशन है, ये माइनस ए है, ये a है। तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनने वाला है काइनेटिक एनर्जी का? कुछ इस तरह का इन्वर्टेड पैराबोला, जहां मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। किसी को काइनेटिक एनर्जी में कोई डाउट? बोलो भाई। नहीं है? बढ़िया बात है। अभी पूरी चीज को मैं समराइज भी कर दूंगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगली चीज है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है SHM के लिए फोर्स की वैल्यू है -kx, और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था -du/dx। पढ़ा था कि नहीं? तो यहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी यानी du को लिख सकता हूं क्या? -f/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। वैल्यू पुट कर दें तो -kx dx। लिमिट लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी 0 से लेके u और डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके x जनरल। हमने ये मान लिया कि एट मीन पोजीशन, ये मेरा अजम्पशन है, पोटेंशियल एनर्जी 0। क्योंकि ये भी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जगह की तब तक डिफाइन नहीं हो सकती जब तक आप एक रेफरेंस पॉइंट ना लो। तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया और ये मान लिया कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है उस समय की उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। ये मुझे अज्यूम करना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन x पे जो आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और क्योंकि आपको पता है ओमेगा है √k/m, तो k की वैल्यू आप कह सकते हो m ओमेगा स्क्वायर। यहां मैं पुट कर देता हूं, ये आती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका फंक्शन किसका? पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ x, किसी भी SHM के लिए। कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो आप देख सकते हो जब मैं x को क्या पुट कर दूं? a, और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्या? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा हुआ लग रहा है? ये रहा ऊपर। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी यही है, और होगा भी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही थी मीन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है एक्सट्रीम पे जब x की वैल्यू a है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलते रहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी होगी? तो आप x को क्या पुट कर दो? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। कहाँ पे? मीन पे।
तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, अब आप देख सकते हो u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी x के साथ अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये माइनस है, ये a, तो वो क्या बनेगा? अपराइट पैराबोला, कुछ इस तरह का। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम देख ही चुके हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ग्राफ जो आप याद रखते हो, ग्राफ जो आप याद रखते हो एनर्जी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी एसएचएम की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओपन कर दो, आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये रहती है कांस्टेंट एसएचएम के लिए। यानी टोटल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो इसी को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर लें फाइनली, ये हो गया आपका x, ये मान लो माइनस है, ये मान लो कि a है हमारा, ठीक है ना। तो ग्राफ जो बनेगा ये हो गई आपकी एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एक कर्व बन जाता है इस तरह से, और दूसरा कर्व बन जाता है इस तरह से। तो ये कर्व तो किस चीज का है? पोटेंशियल एनर्जी का। ये कर्व किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। सम हमेशा फिक्स है। टोटल एनर्जी का अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा बनेगा भाई? ये रेड लाइन, ये कर्व है टोटल एनर्जी का। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? जब दोनों इक्वल होते हैं वो भी आप निकाल सकते हो। दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी? आधी, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो भाई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी, किसी में कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? साधारण है, सिंपल है। मान लो कोई बोले मैंने मीन पे जीरो नहीं की, मान लो कोई बोले कि मैंने मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं मानी है, काइनेटिक एनर्जी तो भाई एक्सट्रीम पे जीरो होनी ही होनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो फिक्स रह सकता है। बट अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो नहीं है, किसी ने यू नॉट मान ली, तो आप क्या करोगे? ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दोगे, कॉमन सेंस है। इसको जीरो ना करके यहां ले लेंगे और टोटल एनर्जी की लाइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, है कि नहीं? अरे क्लियर है? कोई समस्या? चलो फिर फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम दी गई है आपको। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम ये दी गई है 200 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन दे दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। तो जो बात मैं कर रहा था उसी पे मैंने सवाल दे दिया। वो आपको दे दी गई है 50 जूल। तो आपको बताना है मैक्स काइनेटिक एनर्जी, दूसरा आपको बताना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। जल्दी से आंसर दो 1 मिनट के अंदर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? मिनिमम, जो कि आपको दी गई है 50 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी टोटल एनर्जी माइनस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 150 जूल। तो अब बोला गया है कि भाई एक्सट्रीम पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो भी हम बता सकते हैं। एक्सट्रीम पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्सट्रीम है इसका मतलब क्या है? स्पीड तो क्या होनी है? जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली क्या होनी है? जीरो। तो सारी टोटल एनर्जी किस में चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, और आंसर होगा 200 जूल। अरे बात समझ आई क्या?
पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम ही होगी। कोई डाउट किसी को? कोई कष्ट या समस्या? याद रख सकते हो एनर्जी की चीजें? ठीक है, तो ये पोर्शन था एसएचएम का जिससे कभी कभार मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। अब आप भी इतने समय से कई सारे चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको भी समझ आ गया है कि भाई मेन क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो किस चीज पे आने वाले हैं? टाइम पीरियड की कैलकुलेशन पे या सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पे। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। किसी भी एसएचएम के लिए आपको पता होता है फोर्स जो होगा वो माइनस के एक्स इस फॉर्मेट के अंदर होता है, और हर एसएचएम को आप रिप्रेजेंट करते हो किसके ऊपर? फेजर के ऊपर, रिप्रेजेंटेड ऑन अ फेजर। और हम ये अज्यूम करते हैं कि फेजर के ऊपर पार्टिकल क्या कर रहा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। ये अज्यूम करते हैं कि नहीं? वो कंटिन्यूसली एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जहां ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m। ये हमें पता है। याद रखना यहां पे k क्या है? k यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, आधी जनता इसी में लोटी रहती है स्प्रिंग कांस्टेंट। k यहां पे रीस्टोरिंग कांस्टेंट है। क्या होता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट? जो इस तरह से लिखा गया है। समझ आ रही है बात? तो अब आप सोच के देखो कि कोई सर्कुलर मोशन पे अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड टी क्या होगा इसका? तो पूरा सर्कल घूमने के लिए उसे 2 पाई रेडियन घूमना है और वो ओमेगा से घूम रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड क्या मिल जाता है? 2 पाई/ओमेगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ओमेगा कैलकुलेट कर पाते हो तो आप क्या बता सकते हो? टाइम पीरियड बता सकते हो। अब डिपेंडिंग ऑन लीनियर एसएचएम है या एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम क्या है वो हम आगे देखेंगे, पर लीनियर एसएचएम है या एंगुलर एसएचएम है, बेसिकली टाइम पीरियड निकालने के दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है फोर्स मेथड और दूसरा कहलाता है एनर्जी मेथड। कुछ लोगों को फोर्स मेथड पसंद होता है, कुछ को एनर्जी मेथड पसंद होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आसानी से फोर्स मेथड से सॉल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आसानी से एनर्जी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ये पूरी तरह से अब आपके ऊपर है, कितनी प्रैक्टिस आपने की है। आप ये जज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि भाई फोर्स मेथड लगाना चाहिए, एनर्जी मेथड लगाना चाहिए। ये आपके ऊपर रहेगा, ये प्रैक्टिस पे रहेगा। ठीक है ना? तो यही तुम्हारी स्किल यूज होगी बस। तो पहले देख लेते हैं फोर्स मेथड, जो कि समझने में शुरुआत में आसान लगता है। एनर्जी मेथड भी आसानी लगेगा, पर पहले मैं फोर्स मेथड बता देता हूं। तो सबसे हलवा सवाल ले लेता हूं मैं, जो संभव है। ठीक है ना? दुनिया में जिससे आसान कुछ संभव नहीं। पहला केस मैंने ले लिया है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड में कैसे कैलकुलेट करूं? कुछ स्टेप्स में लिखूंगा, आंख बंद करके उन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करते रहना, कभी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। एक स्प्रिंग ली है, एक पत्थर जोड़ दिया उससे। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? पत्थर का मास m है, और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में है। सबसे पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन में जब आप टाइम पीरियड निकालना शुरू करो तो होगा राइट इक्विलिब्रियम कंडीशन। राइट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या मतलब है इसका? आपको बेसिकली इक्विलिब्रियम है, यानी कि नेट फोर्स क्या है? 0। तो कौन सा फोर्स किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसकी आपको इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है ना? राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? तो दूसरा स्टेप आपका होगा, एक बार आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख ली है तो स्लाइटली डिस्प्लेस द ब्लॉक, स्लाइटली डिस्प्लेस द ब्लॉक
बाय एक्स, आपकी इच्छा, लेफ्ट राइट आपकी इच्छा, मीन पोजीशन से कहां डिस्प्लेस करना है आपकी इच्छा, बस उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानना है, बाय एक्स एंड राइट द नेट फोर्स, write the net force towards mean position, towards mean position। ये जो नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। याद रखना, जिधर भी डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया ये आपके ऊपर है, लेकिन नेट फोर्स आपको हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जो है वो लिखना होगा। स्टेप 3 जो होगा आपका वो होगा इक्वेट एफ रिस्टोरिंग विद kx। kx से आप क्या करो, रिस्टोरिंग फोर्स को इक्वेट करो। हमेशा x शुड गेट कैंसल्ड आउट, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी आपने गलत किया है, समझ जाना। और स्टेप 4 हो जाएगा सीधे सीधे से लिख दो, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहाँ k की वैल्यू पुट कर दो। ये कहां से आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ओमेगा k बाय एम होता है ना। बस स्टेप समझ आ गए। चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई फोर्स ही नहीं है, नेट फोर्स 0 है, पर कोई फोर्स किसी फोर्स को बैलेंस ही नहीं कर रहा। स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप आपका इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अब अगला स्टेप था स्लाइटली डिस्प्लेस बाय एक्स। मैंने हल्का सा राइट में डिस्प्लेस कर दिया एक्स से, ब्लॉक यहां पहुंच गया। अब कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? ऑब्वियसली स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है इस समय पे, उसकी वैल्यू है kx। स्टेप 2 हो गया। सीधे स्टेप 3 पे चलते हैं, इसे इक्वेट कर दूंगा मैं रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट k इंटू एक्स से। k की वैल्यू मुझे k मिल गई, और टाइम पीरियड मुझे मिल गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या इसे स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो कभी लैंग्वेज में देखो तो कंफ्यूज मत होना, इसे कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम। अरे समझ आया? तो ये तो बहुत ही सड़ा हुआ एग्जांपल होता है, पर ये हमेशा क्लास की शुरुआत में देना होता है ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेता हूं मैं ले लेता हूं ये सिचुएशन, वर्टिकल में ब्लॉक कनेक्टेड है, एम मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो ये इक्विलिब्रियम में है ऐसा दिया गया है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो रहा ही होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 है इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है यानी इस पे नेट फोर्स 0 है, नीचे लग रहा है ग्रेविटी, ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। तो स्टेप 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं लिख सकता हूं स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा mg के। क्या मेरी बात सही है? मैंने मान लिया x नॉट है एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली ब्लॉक को लटका के रखा है, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उस समय स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन रहा होगा, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो मैं कह सकता हूं कि x नॉट जो कि स्प्रिंग फोर्स होगा ये इक्वल है mg के। ये आपका स्टेप 1 हुआ है। बात समझ आई? मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी। अब मैं स्टेप 2 पे चलता हूं। मैं अपने ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा x से। तो मान लो मैंने नीचे और डिस्प्लेस कर दिया x से। अब आपके ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा? mg तो अभी भी नीचे लग रहा होगा, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा बदल जाएगा fs डैश। देखो मैं fbd बना दूं अगर डिस्प्लेस होने के बाद, नीचे mg, ऊपर स्प्रिंग फोर्स बदल जाएगा fs डैश। उसकी वैल्यू क्या होगी? k। x नॉट से तो पहले ही खींचा हुआ था, x से आपने और खींच दिया तो x नॉट प्लस x। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब यही चीज है कि नेट फोर्स को मैं क्या लिखूं?
मीन पोजीशन की तरफ आपको नेट फोर्स लिखना है, ये याद रखना। तो नेट फोर्स अगर मीन पोजीशन की तरफ होना है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, यानी मैं लिखूंगा के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी। ये हुआ नेट रिस्टोरिंग फोर्स, ये हुआ नेट रिस्टोरिंग फोर्स। इसे इक्वल करूंगा मैं के एक्स के जहां पे मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओपन कर दो, के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू के एक्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन का फायदा आपको यही मिलेगा, एक्स नॉट वाली टर्म एम जी से कट गई, एक्स से एक्स कट गया, फिर से के बराबर के आ गया, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया, टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। बात समझ आई? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। कोई दिक्कत? तो हॉरिजॉन्टल हो स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, वर्टिकल हो, टाइम पीरियड सेम ही रहता है। अरे क्लियर है क्या? हाँ ना तो बोलो, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो आप बता सकते हो आंसर, पर फिर भी मैं चाहूंगा एक बार सॉल्व करके देखो। तो m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और g एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करा दिया लिफ्ट को। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? देख लेते हैं, मुझे पता है कोई नहीं करने वाला, वाकिफ हूं तुम लोगों से, ठीक है। तो देखो क्या करा जाएगा पहले स्टेप में, ऑब्वियसली नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा ma जिसकी वैल्यू भी mg है। तो मैं कह सकता हूं के एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, 2mg बेसिकली। ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैंने मान लिया कि एक्स नॉट क्या है, इज एक्सटेंशन एट मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो ये हो गया के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg, पहला आपका इक्वेशन। सेकेंड स्टेप, मैं स्लाइटली डिस्प्लेस किया नीचे x से। अगर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है नीचे x से, तो आप देख सकते हो कि भाई ऊपर जो फोर्स स्प्रिंग लगाएगी वो होगा के एक्स नॉट प्लस एक्स, और नीचे अभी भी लग रहा होगा 2mg। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस 2mg। ये होना चाहिए के एक्स के इक्वल। के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस 2mg इज इक्वल टू के एक्स। फिर से ये चीजें कट गई, x से x कट गया, और टाइम पीरियड फिर क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर कर रखनी है, क्या कि फॉर स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, ठीक है ना, टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 2 पाई अंडर रूट एम टोटल जो एसएचएम कर रहा है बाय के इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हो सीधे से, 2 पाई अंडर रूट जितना मास आपका एसएचएम कर रहा है अपॉन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये फॉर्मूला मैं सीधे सीधे लगा सकता हूं। अगली चीज, इफ द पेंडुलम इज एक्सेलरेटेड इन अ फ्रेम, टाइम पीरियड सेम रहता है, टाइम पीरियड सेम रहता है,
ओनली मीन पोजीशन चेंजेस, ओनली मीन पोजीशन चेंजेस। कैसे? जब मैं लिफ्ट को एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तब एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम पे mg के इक्वल था। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सेलरेट किया तो अब इक्विलिब्रियम के लिए स्प्रिंग में इनिशियल एक्सटेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पहले था। बात समझ आई क्या? तो ये आप स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए सीधे सीधे हमेशा याद रख सकते हो, ठीक है ना? लिख लेते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन कर लो फटाक से सीधे, फॉर्मूला अब तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखने में काफी भयानक सा लग सकता है क्वेश्चन, ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, दूसरी स्प्रिंग है हमारे पास, तीसरी स्प्रिंग है, ब्लॉक है, यहाँ एक स्प्रिंग है, फिर एक और स्प्रिंग है, मान लो ये के, या ले लेते हैं इसे 2k, ये 2k, ये 3m, ये k, ये k, ये k, ऊपर एक्सेलरेशन 3g। टाइम पीरियड अगर पूछा जाए क्या आ जाएगा बताओ फटाक से। ठीक है, तो बहुत ही हलवा सवाल, फॉर्मूला अप्लाई करना था, ये गलत होना तो मतलब जहर खा लेने की बात होगी। 2 पाए अंडर रूट, मास पत्थर का 3m है तो एटलीस्ट ऑप्शन में 3m तो लिख ही देना था। के चाहिए, 2k सीरीज में मिलके हो गए भाई कितने के, फिर के पैरेलल में 4k, ये आपका आंसर है, ठीक है ना? तो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में अगर आपको दिया जाए तो आप उसका टाइम पीरियड इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो बहुत ही सस्ते सवाल हैं ये, कुछ खास बात नहीं है इनके अंदर। खास बात कहाँ पे आ जाएगी? जब थोड़े से चेंजेस आए, जैसे क्वेश्चन आ जाए ये, मान लो कि मैं क्या करूं, एक पुली ले लूं, ठीक है ना? हम्म, मान लो कि मैंने एक स्प्रिंग ली, उससे एक पुली को कनेक्ट किया, यहां से स्ट्रिंग जमीन से बांध दी और यहां पे एक ब्लॉक को लटका दिया m मास के। स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब मैं आपसे पूछूं टाइम पीरियड क्या होगा? तो बताओ जनता क्या चाहती है, ये वाला मैं करके दिखाऊं या आप खुद करना चाहते हो? ओके,